मुंबई का सी फेस विला, जहां समुद्र में उठती लहरों का शोर विला के हर कोने में सुनाई दे रहा था। विला बाहर से जितना खूबसूरत दिखाई दे रहा था, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था। घर के अंदर का नजारा कुछ ऐसा था। एक बहुत बड़ा हॉल था, जहां बड़े बड़े आरामदायक सोफे बैठने के लिए वहां रखे हुए थे। विला के अंदर रखी हर चीज कीमती लग रही थी देखने में। घर का डेकोर भी लाजवाब था। घर में बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ था, जहां लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रखी हुई थी पालने में। वहां एक लड़की बैठी हुई थी। गहरे नीले रंग का फ्रॉक सूट पहना हुआ था उसने। सिर पर रानी रंग का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था उसने। हाथों में लाल रंग की चूड़ियां पहनी हुई थी उसने। जब हाथों की हरकत होती तो वो कांच की चूड़ियां खन खन की आवाज करते हुए आगे पीछे होती। उसके हाथों की गोरी रंगत देखकर पता चल रहा था वो दूध जैसी सफेद है। वो होठों पर मुस्कान बिखेरते हुए लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगा रही थी। आंखें बंद की हुई थी उसने। उसका गोरा रंग, तीखे नैनंक्ष सब कमाल के थे। उसे देखकर कोई भी कहना नहीं भूलता था, भगवान ने इसे फुर्सत से बनाया है। उसके गले में छोटा सा मंगलसूत्र था और मांग में सिंदूर भरा हुआ था उसकी। उसके श्रृंगार को देखकर पता चल रहा था वो शादीशुदा है। घर में हाउस हेल्पर्स की फौज थी। शेफ भी थे, पर ज्यादातर खाना घर की लेडीज ही बनाती थी। वो लड़की अपनी पूजा खत्म करके वहां से उठी। उसके हाथ में माखन मिश्री वाले प्रसाद की कटोरी थी। वो मुस्कुराते हुए घर में काम करने वाले सभी हाउस हेल्पर्स को प्रसाद बांट रही थी। वो सब बहुत खुश होते थे उससे प्रसाद लेकर और फिर उसे ढेर सारे आशीर्वाद देते थे। फिर वो सब अपने अपने काम में लग जाते। भाभी, आपके लड्डू गोपाल जी बहुत खुश होते होंगे आपके हाथ से माखन मिश्री का भोग खाकर। एक लड़की मुस्कुराते हुए उस लड़की के पास आकर उससे शरारती अंदाज में उससे बोली। बदले में वो बस मुस्कराई। हाय भाभी, आपकी स्माइल तो बहुत कातिलाना है। भाई तो फ्लैट हो जाते होंगे आपकी स्माइल देखकर। वो अपने गाल के नीचे अपना हाथ रखकर आह भरते हुए उसे छेड़ते हुए उससे बोली। उसकी बात सुनकर उसके होठों की मुस्कान फीकी पड़ गई। भाभी, आप स्माइल करते करते क्या सोचने लगी? वो उसकी फीकी स्माइल देखकर सीरियस होकर उससे पूछने लगा। वो फिर से मुस्कराने लगी और ना में सिर हिलाने लगी। वो लड़की उसके पास आ गई। भाभी, भगवान ने आपको फुर्सत से बनाया है। सच में आप जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है अपनी जिंदगी में। कॉलेज में भी बहुत लड़कियां देखी हैं मैंने, पर आपसे ज्यादा खूबसूरत मैंने कोई नहीं देखी। सच्ची, आपकी कसम। उसकी बात सुनकर वो बस मुस्कराई। कंचन, भाभी को मस्का लगाया जा रहा है। कंचन पीछे मुड़कर देखने लगी। पीछे उसकी मामी खड़ी थी। उन्हें देखकर शरारती अंदाज में उससे बोली, आपकी बहू और मेरी भाभी की खूबसूरती पर जितने भी कसीदे पढ़ो वो कम ही लगते हैं मुझे। चल बदमाश, वो नकली गुस्सा दिखाते हुए उससे बोली। फिर वो उस लड़की को देखने लगी तो वो कंचन की मामी यानी सेजल राणा और अपनी सास को माखन मिश्री का प्रसाद देकर उनके पैरों में झुककर उनसे आशीर्वाद लेने लगी। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर उसे दूधो नहाओ पूतो फलो का आशीर्वाद दिया। वो उस आशीर्वाद का मतलब समझती थी, जो शायद कभी हकीकत नहीं बनने वाला था। उसके दिल में टीस उठी। वो सीधी खड़ी हो गई। वहां उसकी उदासी भांप गई और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर प्यार से उसे समझाते उसे बोली, जानू तुम उदास अच्छी नहीं लगती हो। जाओ अपने पापा और तेज को भी प्रसाद देकर आओ। फिर सब मिलकर नाश्ता करते हैं। जानू ने हाँ में सिर हिलाया और वो सीढ़ियों की तरफ चली गई जो हॉल में थी। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ जाने लगी। कंचन अपनी मामी के कंधे पर अपना हाथ रखकर शरारत से बोली, मामी जी, जानू तो भाई को बोलना चाहिए भाभी से, पर आप बोलती हैं।
चक्कर क्या है? वो आंखें मटकाते हुए उससे बोली, तो उन्होंने हंसते हुए उसके कंधे पर धीरे है मारा, मस्ती करवा लो तुमसे बस। दीदी का फोन आया था। कौन दीदी? वो अनजान बनकर उनसे पूछने लगी। तुम्हारी मम्मी। ओ मम्मी, क्या बोला उन्होंने? तुम्हें ग्वालियर वापस बुला रही हैं वो सेजल की तरफ देखकर सीरियस होकर बोली, मामी मैं नहीं जाऊंगी वहां। हर वक्त रूल रेगुलेशन का राग अलापती हैं वो। जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहती हैं। मेरी उम्र ही क्या है अभी। मामी वो घर कम कैदखाना लगता है मुझे, जहां ना खुलकर हंस पाते हैं ना रो पाते हैं। उनकी चिड़चिड़े स्वभाव और छुआछूत की आदत से तंग आकर वनराज भैया भाभी को लेकर हमेशा के लिए लंदन चले गए हैं। मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। कस देना उनसे जब उनका फोन आए कहकर वो वहां से गुस्से से चली गई। कंचन। वो ना में सिर हिलाने लगी। ओहो ये लड़की भी ना और इसका गुस्सा। जानू पहले अपने ससुर यानी डीजीपी अभिमन्यु राणा के कमरे के सामने खड़ी थी। वो दरवाजे पर नॉक करने लगी तो कमरे के अंदर से एक रौबीली आवाज जानू के कानों में पड़ी। बेटा जी आ जाइए अंदर। दरवाजा खुला है। जानू ने अपने एक हाथ से अपने दुपट्टे से अपने सिर को ठीक से ढका और एक हाथ से कमरे का दरवाजा खोलकर सकुचाते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुई। बेटा जी लाइए प्रसाद। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके सामने करते हुए उससे बोले। जानू ने उनके हाथ पर थोड़ा सा प्रसाद रखा और फिर उनके पैरों में झुककर उनसे आशीर्वाद लेने लगी। हमेशा खुश रहो बेटा जी। अभिमन्यु ने अपना एक हाथ उसके सिर पर रखकर उसे आशीर्वाद दिया। जानू फिर वहां से बाहर निकल आई और सकून की सांस भरी पर अगले कमरे की तरफ देखकर उसकी सांसें तेज हो गईं क्योंकि उस कमरे में जानू के पति यानी डीआईजी तेज राणा कमरे के अंदर थे। उसके सामने जाने में ही जान निकलती थी उसकी और अब तो उसे उसके सामने जाना था। वो मरे कदमों से उस कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रही थी उसकी धड़कनें सारे रिकॉर्ड तोड़कर उसे बेचैन कर रही थी। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा दरवाजा खुल गया। उसकी नजर कमरे के गई तो अंदर का नजारा देखकर उसने अपनी आंखें कसकर मींची और दरवाजे के बाहर वाली दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई। माय इनोसेंट वाइफ। जानू उसके सामने बहुत कम जाती थी या यूं कह लो वो उससे डरती थी। तेज का तेज स्वभाव उसे उसके सामने जाने नहीं देता था। वो पसीने से तरबतर हो गई। उसे तौलिए में लिपटा देखकर उसे डर सताने लगा नहीं कि कहीं तेज ने उसे कमरे में आते देखा तो तेज उसे डांट ना दे। उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देता था वो क्योंकि तेज ने जानू से शादी सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के कहने पर की थी। दोनों एक रूम में तो रहते थे पर दोनों बेड शेयर नहीं करते थे। तेज तो उसके साथ रूम भी शेयर नहीं करना चाहता था पर उसे अपने डैड के कारण ये सब करना पड़ा। तेज कमरे में तब जाता था जब वो सो जाती थी और वो भी जल्दी सो जाती थी ताकि उसका सामना ना हो सके। बहुत विकट स्थिति थी दोनों के लिए। दोनों अनचाहे बंधन में बंध गए थे। इस रिश्ते का आगाज ही बेहद निराशाजनक था। दोनों में प्यार तो था ही नहीं। वो दरवाजे के बाहरी दीवार से चिपकी खड़ी थी। उसकी हिम्मत कमरे के अंदर जाने की नहीं हुई। वो ऊहापोह में थी कि वो कमरे के अंदर गई तो कहीं वो नाराज न हो जाए। इसलिए वो कमरे के अंदर नहीं गई और वहां से दोबारा सीढ़ियों की तरफ चली गई। हमारी इनोसेंट जानू तेज से डरती थी। उसने घर से जाते हुए कि बस तेज की चौड़ी पीठ ही देखी थी आज तक। फुल यूनिफॉर्म में वो गजब ढाहता था। उसकी चुस्त शर्ट में उसका कसा हुआ बदन साफ साफ दिखाई देता था। चाल ढाल बोलने का तरीका सब रौबीला और बोल्ड था। हमारी जानू ने उसका चेहरा कभी देखने की हिम्मत नहीं की थी और मी अकड़ू महाराज ने भी कभी उसे देखने में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। जानू के लड्डू गोपाल जी ने पता नहीं क्या सोचकर दोनों की जोड़ी बना दी थी।
जानू तेज कदमों से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। वो बुरी तरह से घबराई हुई थी। प्रसाद वाली कटोरी मंदिर में ही रखकर वो अपने मन में अपनी भूल की माफी मांगने लगी। हमारी इनोसेंट जानू बिना गलती के माफी मांग रही थी लड्डू गोपाल से। वो फिर किचन में चली गई। सेजल ने उसे किचन में देखा तो मुस्कुराने लगी। वो उपमा वाली कढ़ाई में कलछी चलाते हुए उससे पूछने लगी, अपने अकड़ू महाराज को प्रसाद दे आई? उसने मासूमियत से ना में सिर हिलाया। वो हैरान नजरों से उसे देखने लगी। गैस चूल्हे को बंद करके वो उसके पास आई। उसके चेहरे पर घबराहट देखकर वो उससे पूछने लगी, जानू क्या हुआ? तुम उसे प्रसाद देने गई थी तो दिया क्यों नहीं दिया? वो अपनी पलकें झपकाते हुए उनकी तरफ देखने लगी। जानू उसने कुछ कहा तुमसे? तुम्हें डांटा तो नहीं उसने? बताओ मुझे, अभी उसकी क्लास लगाती हूँ। उसने जल्दी से ना में सिर हिलाया। सेजल उसकी फिक्र करते हुए फिक्रमंद लहजे में उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उससे बोली, तुम उससे इतना क्यों डरती हो? तुम जितना उससे डरोगी वो तुम्हें उतना ही डराएगा। आज तक ना तो उसने तुम्हें ढंग से देखा है और ना ही तुमने डर के कारण उसका चेहरा देखा है। वो आगे नहीं बढ़ रहा है तो तुम कोशिश करके देखो। जानू क्या कहती इस बारे में? वो टुकर टुकर उसे देखने लगी। जानू जानती थी तेज उससे शादी करके खुश नहीं है और वो खुद को उसके काबिल भी नहीं समझती थी, क्योंकि तेज एक ऊंचे पद पर विराजमान था और वो कुछ भी नहीं थी। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे पर वो रोई नहीं। उसने जल्दी से अपनी पलकें झपकाईं और अपने आंसुओं को अपनी आंखों कैद कर लिया। सेजल ने उसकी गुलाबी आंखें देखी तो उसे जल्दी से अपने अंक में भर लिया। रो लिया करो, रोने से मन हल्का हो जाता है। उसके बालों में अपना हाथ फिराते हुए उसे प्यार से समझाते हुए उससे बोली, खुद को उससे कम मत समझो। वो तुम्हारी अच्छाइयाँ और गुण नहीं देख पा रहा है। तुम भी तो अपने सपने को पूरा कर रही हो। देखना एक दिन वो गर्व से कहेगा, जानू जैसी कोई नहीं है। तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जानू सेजल की बातें सुनकर मुस्कुरा दी। अच्छा अभी जल्दी से नाश्ता लगाते हैं। तुम्हारे पापा और तुम्हारा हस्बैंड नीचे आते होंगे तैयार होकर। जानू उससे अलग हुई। फिर सेजल के साथ मिलकर वो नाश्ता टेबल पर लगाने लगी। कुछ देर बाद अभिमन्यु और तेज तैयार होकर दोनों एक साथ सीढ़ियां उतरकर डाइनिंग एरिया में रखे डाइनिंग टेबल के पास रखी कुर्सियां खींचकर कुर्सियों पर बैठ गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मीटिंग है हेडक्वार्टर में आज और उसके बाद सीएम से मीटिंग है। तुम्हें भी मेरे साथ चलना है वहां। आफ्टर ऑल तुम डीआईजी हो। नई रणनीतियों पर विचार विमर्श होगा वहां। ओके डैड। तेज की बादामी रंगी आंखें, उन पर बड़ी बड़ी पलकें तेज को और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। तेज के होठों का रंग गुलाबी था। तेज की जॉ लाइन शार्प थी। जॉ लाइन के ऊपर ही एक काला तिल था, जो ना ज्यादा छोटा और ना ज्यादा बड़ा था। उसका क्लीन शेव्ड चेहरा था और गोरे रंग का मालिक था, इसलिए वो काला तिल उसकी जॉ लाइन पर साफ साफ दिखाई देता था। तेज को देखकर हर लड़की उसे पाने की हसरत करती थी। तेज लड़कियों में बहुत फेमस था। यंग एज में वो पुलिस डिपार्टमेंट में ऊंचे पद पर विराजमान था। सुर्खियों में रहता था। तेज अपने काम की वजह से, अपनी स्ट्रिक्टनेस से और अपनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की वजह से, उसका एटीट्यूड से बात करना सबको अपना दीवाना बना रहा था। उसके अपने प्रिंसिपल्स थे जिन्हें वो फॉलो करता था। सेजल ने दोनों बाप बेटे की प्लेट में नाश्ता परोसकर उन्हें दिया। तेज सेजल को देखकर मुस्कुराते हुए उन्हें थैंक यू बोलने लगा तो बदले में उसे आंखें दिखाने लगी। मुझे थैंक यू कहने की बजाय अपनी बीवी को थैंक यू बोल। वो परांठे का कोड़ तोड़ते हुए असमंजस से उन्हें देखने लगा। वो उसे देखकर शरारत से उससे बोली,
मुझे नहीं, अपनी बीवी को देख। मैंने सिर्फ उपमा बनाया है। ये जो गोभी के परांठे तुम स्वाद से खा रहे हो, वो जानू ने बनाए हैं और तुम्हारा हर काम वही करती है। तुम्हारी हर चीज को करीने से रखती है। तुम्हें तुम्हारे कमरे सब कुछ तैयार मिलता है तो वो जानू की वजह से। तेज के हाथ से परांठे का कोर छूटकर उसकी प्लेट में गिर गया। उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसने तो कभी जानू को ढंग से देखा भी नहीं, तो उसे थैंक यू बोलने की हिम्मत कहाँ से लाएगा। उसने अपनी यूनिफॉर्म पर हमेशा क्रीज बनी हुई देखी थी। वो जाने अनजाने जानू के बारे में सोचने लगा। उसके हाथ नाश्ता खाते हुए रुक गए। सेजल और अभिमन्यु उसे खोया देखकर मुस्कुराने लगे। अभिमन्यु ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो वो अपनी सोच से बाहर आया। नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। अभिमन्यु ने उसे नाश्ता करने का इशारा किया। उसने अपना सिर झटककर अपने दिमाग से जानू के सारे ख्याल निकाले और नाश्ता करने लगा। तभी कंचन भी कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर डाइनिंग टेबल के पास रखी कुर्सी खींचकर कुर्सी पर बैठ गई। गुड मॉर्निंग मामा जी, वो मुस्कुराते हुए ग्रीट करने लगी। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए उसे गुड मॉर्निंग कहा। फिर तेज को देखकर उसे भी गुड मॉर्निंग बोलने लगी।